तो हमारा टॉपिक चल रहा है पद परिचय। पद परिचय पद परिचय में हमने पढ़ा संज्ञा पद का परिचय देने के लिए किन किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। तो हमने पढ़ लिया संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेद, फिर पढ़ा हमने लिंग, वचन, कारक। अब संज्ञा पद का परिचय प्रश्न हल करते हैं कि संज्ञा पद का परिचय, जैसे लड़कियां वस्त्र धो रही है, धो रही है। लड़कियां वस्त्र धो रही है, लड़कियां वस्त्र। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है, ऊपर लिखा होता है कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। अब वहां पर तो यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, संज्ञा पद का परिचय पढ़ रहे हैं, तो हमें ध्यान है कि ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। लेकिन परीक्षा में वो संज्ञा के नीचे भी रेखा हो सकती है, किसी क्रिया के नीचे भी, यानी जो विकारी और अविकारी पद लिखे हमने, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, उनमें से किसी के भी नीचे रेखा हो सकती है। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं संज्ञा पद का परिचय, इस कारण यहां संज्ञा पद है उसको रेखांकित किया गया है। तो सबसे पहले हमें इसका परिचय देना है, लड़कियां। तो बताया ना कि संज्ञा पद का परिचय देने के लिए हमें कितनी बातों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो संज्ञा के बारे में होना चाहिए, संज्ञा के भेद, फिर ज्ञान होना चाहिए लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध। ये इतने बिंदु बनते हैं। तो यहाँ लड़कियां, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। हमने पढ़ा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या जातिवाचक के दो और रूप जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो इनमें से ये शब्द है वो किसमें आता है, लड़कियां, यानी पूरी जाति का बोध करा रही है, ऐसा शब्द है जिससे किसी जाति वर्ग पूरे समूह का बोध हो। तो यह लड़कियां क्या लिखेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिखना है लिंग, वचन। तो लड़कियां, हमने लिंग पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले सब पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। तो यहां लड़कियां क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। फिर एक वचन और बहुवचन, वचन पढ़े हमने, यहां लड़कियां बहुवचन है, एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, एक से अधिक का बोध होता है तो बहुवचन। तो यहाँ लड़कियां क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुवचन। फिर हमने पढ़े कारक, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक पढ़े। तो इन कारक में हमने पढ़ा कि किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। लड़कियां वस्त्र धो रही है, धोने का काम है वो कौन कर रही है, लड़कियां, तो क्या है, कर्ता कारक है। तो यहां हम लिखेंगे कर्ता कारक। उसके बाद क्रिया के साथ संबंध। तो ये जो लड़कियां यानी कर्ता कारक है, ये धो रही क्रिया का क्या है, कर्ता है। तो धो रही है क्रिया का कर्ता, ये हो गया लड़कियां शब्दों का पद परिचय। यानी लड़कियां जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, धो रही है क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार फिर हमें देखना है वस्त्र, इसका पद परिचय वस्त्र। तो
सबसे पहले बताया ना कि सबसे पहले ये देखना है कि संज्ञा का कौन सा रूप है। अवस्तर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर देखना है लिंग, वचन, कारक। तो वस्तर है वो पुल्लिंग है, हमने लिंग पढ़े तो उसमें पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग। तो वस्त्र क्या है, पुल्लिंग है। लड़कियां वस्त्र धो रही है, अब वस्त्र क्या है, बहुवचन है, वस्त्र बहुवचन, बहुवचन। उसके बाद क्या धो रही है, वस्त्र। पता है ना, हमने कर्म कारक पढ़ा है, तो कर्म कारक में क्रिया कर्ता जिस कार्य को रुचिपूर्वक करता है वो कर्म, और कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ को विभक्ति का चिन्ह का लोप है। तो वस्त्र को या वस्त्रों को, लड़कियां वस्त्र धो रही है, तो यहाँ पर कर्म कारक है, कर्म कारक। और क्रिया के साथ क्या संबंध है, धो रही है, क्रिया का क्रम है, ये धो रही है, क्रिया का कर्म। तो ये हो गया वस्त्र का। तो तो ये हो गया पद परिचय, इन लड़कियां वस्त्र धो रही है, इसमें लड़कियां, इसका पद परिचय हो गया, वस्त्र इसका पद परिचय। तो ये पद परिचय, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है पद परिचय में। तो पद परिचय में हमें संज्ञा पद का परिचय करते हैं, तो संज्ञा का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। और देखो उदाहरण, जैसे ये है, कमल का व्यवहार ठीक नहीं है, कमल का व्यवहार ठीक नहीं है। अगर हमें कमल का परिचय देना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे कि कमल है वो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये कमल शब्द है, ये एक व्यक्ति का नाम है, और किसी एक विशेष का नाम होगा तो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कमल का व्यवहार ठीक नहीं है, कमल है वो पुल्लिंग है, तो लिखेंगे पुल्लिंग। फिर एक वचन, और कारक कौन सा इसमें, कमल का, के, की, इसमें आते हैं संबंध कारक में। तो कमल का व्यवहार, यहाँ पर क्या लिखेंगे, संबंध कारक, संबंध कारक। और ठीक नहीं है, क्रिया के साथ संबंध है इसका, ठीक नहीं है, क्रिया के साथ क्या है, संबंध। तो ये कमल का परिचय। तो ये दूसरा उदाहरण है। इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि राम का बेग रास्ते में गिर गया, राम का बेग रास्ते में गिर गया। तो राम का परिचय देंगे तो इस प्रकार ही होगा, कमल की तरह, क्योंकि राम भी एक विशेष का नाम है, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम क्या हो गया, पुल्लिंग, राम एक वचन है, और इसी की तरह है राम का, तो यहाँ कमल का, तो यह संबंध कारक है। तो राम का परिचय तो कमल की तरह ही है। अब हम बेग का परिचय दें या रास्ते में, रास्ते का परिचय दें, तो यहां पर देखो बेग का परिचय, बेग, बेग किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा, बेग जातिवाचक संज्ञा। बताए ना, किसी
एक विशेष का नाम हो, किसी एक विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का, तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो वेग, पूरे वेग की पूरी समूह है। अगर किसी एक स्पेशल वेग का नाम होता ना तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन वेग नाम जातिवाचक संज्ञा है। फिर क्या है? पुल्लिंग है वेग, पुल्लिंग। या एक है राम का वेग, तो यहाँ वेग एक ही है, एक है तो एक वचन होगा, और एक से अधिक है तो क्या होगा? बहुवचन। तो यहाँ वेग एक ही है तो एक वचन होगा। राम का वेग रास्ते में गिर गया, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। और कर्म कारक है, जैसे क्या गिर गया? वेग गिर गया, तो यहां पर है कर्म कारक है, कर्म में कारक। राम का वेग रास्ते में गिर गया, तो यहाँ गिर गया, क्या गिर गया? वेग, तो कर्म कारक है। और गिर गया क्रिया का कर्म है, गिर गया क्रिया का कर्म। तो ये हो गया वेग का परिचय। इसी प्रकार जैसे रास्ते में, तो इसका परिचय दें रास्ते में या रास्ते का, तो रास्ता भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो यहां पर होगा जातिवाचक संज्ञा। रास्ते में जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या ये? पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन। और रास्ते में अधिकरण कारक है, में, पर, पे, तो यह कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। और गिर गया क्रिया का क्या है? आधार है, अधिकरण। जहां पर क्रिया संपन्न हो रही है या जहां क्रिया का आधार हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण। तो गिर गया क्रिया का आधार है, गिर गया क्रिया का आधार। तो यहां पर ये परिचय हो गया किसका? रास्ते का। तो इस प्रकार के प्रश्न है, ये संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें। तो यहाँ पर हम संज्ञा पद का परिचय दे रहे हैं, तो ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा है। तो ये तो हो गया संज्ञा पद का परिचय। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए संज्ञा का ज्ञान जरूरी है, उसके बाद लिंग, वचन, कारक। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम पद का परिचय। तो देखो, अब देखो सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम पद का परिचय। और जिस प्रकार हमने संज्ञा पद का परिचय पढ़ा है, उसी प्रकार सर्वनाम पद का परिचय। कोई बात है कि सर्वनाम पद का परिचय देने के लिए निम्न बातों का ज्ञान आवश्यक है। जिस प्रकार संज्ञा पद का परिचय देने के लिए इन बातों का ज्ञान आवश्यक था, उसी प्रकार सर्वनाम पद का परिचय देने के लिए भी संज्ञा के स्थान पर यह क्या जाएगा? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और वो ये लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, तो इन 5 बातों का ज्ञान आवश्यक है। ये तो हमने ज्ञान पहले कर लिया, संज्ञा पद का परिचय पढ़ा उस समय। लिंग किसे कहते हैं, कितने होते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अलग अलग। इसी प्रकार एक वचन, बहुवचन पढ़ लिया, 8 प्रकार के जो कारक है वो। अब हमारा ये इतना बाकी है सर्वनाम के बारे में पढ़ना। तो सर्वनाम के बारे में देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये प्रश्न बनता है, क्या है सर्वनाम? तो देखो, सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सभी का नाम या सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम या सभी का नाम। सर्व प्लस नाम, सर्व का मतलब सब, सभी। परिभाषा में हम लिख सकते हैं, ऐसे 12वीं क्लास में तो ये जो प्रश्न आएगा पद परिचय, इसमें
कोई परिभाषा नहीं पूछता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। इनका ज्ञान तो हमें पद परिचय का जो प्रश्न है उसको हल करते समय इसका ज्ञान होना जरूरी है। यानी पद परिचय में ये काम आएंगे। तो देख लो परिभाषा, परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, काम आने वाले शब्दों को, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी हम बार बार संज्ञा संज्ञा शब्द का प्रयोग करते रहेंगे तो वाक्य अटपटा लगेगा ना। जैसे ये वाक्य है कि राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। अगर हम ये वाक्य इस प्रकार लिखते, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय में पढ़ता है, बार बार ये शब्द दोहराते रहेंगे तो पढ़ने वाला पाठक है वो इन बार बार इन शब्दों को पढ़ते पढ़ते बोर होगा। इस कारण संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए कि बार बार ये शब्द बार बार न आए, इस कारण सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे राम, तो यहां पर क्या गया? वह। ये वह किसके स्थान पर आया? राम के स्थान पर। राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर ये शब्द काम में ले लिया। इसी प्रकार विद्यालय, वहां, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम कि राम विद्यालय जाता है, वह कौन? राम, वहां कहां? विद्यालय। तो ये शब्द हो गए सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के भेद, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। देखो, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार हो गया अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फिर हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे तो इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर इन 6 भेदों को हम इस प्रकार याद करना चाहें तो इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि जो पुरुष, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चय और अनिश्चय, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो पुरुष निश्चय और अनिश्चय में संबंध, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध स्थापित नहीं कर पाता, उसे निज से प्रसन्न, या वह हो गया नहीं कर पाता, वह निज से प्रसन्न करता है।
यानी निज का मतलब अपने खुद से पर्सन करता है, पर्सनवाचक सर्वनाम। जो पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। में संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। निज, निजवाचक सर्वनाम। पर्सन, पर्सनवाचक सर्वनाम। जो पुरुष निश्चय और अनिश्चय में संबंध स्थापित नहीं कर पाता, वह निज से पर्सन करता है, या वह पर्सन करता है निज से। तो ये सर्वनाम की कितने भेद हो गए? 6 भेद। तो सर्वनाम की ये 6 भेद है। अब हम पढ़ते हैं इन 6 भेदों का विस्तृत रूप से वर्णन। तो देखो, तो पहला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए के लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन्हें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, कहने वाले, कहने वाला होता है वक्ता, कहने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले, और सुनने वाला होता है श्रोता। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए, अर्थात है जो अन्य, जिसके विषय में वक्ता श्रोता को कुछ कह रहा है अन्य के बारे में, जिसके विषय में कहा जाए के लिए प्रयुक्त हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए के लिए प्रयुक्त हो, काम में लिए जाते हो, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया ना, एक होता है वक्ता, वक्ता कहने वाला, बोलने वाला। इस आधार पर है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? 3 के 3 भेद है। देखो, पहला वक्ता, बोलने वाला होता है, तो बोलते हैं उत्तम पुरुष। वक्ता है, जैसे अगर है कि मैं, या हम, या मुझे, हमें, हमारा, हमको, तो ये क्या होता है? वक्ता, यानी बोलने वाला। फिर एक होता है श्रोता, सुनने वाला, वो होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी वक्ता है, श्रोता को कह रहा है, वक्ता तो हो गया पर उत्तम पुरुष, और श्रोता, श्रोता हो गया मध्यम पुरुष, सुनने वाला। मध्यम पुरुष होता है जैसे तो, या तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिसको ये भी बोलते हैं प्रथम पुरुष। अन्य पुरुष यानी वक्ता श्रोता को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में आएंगे वह, वे, उन्हें,
उनको, तो ये है सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, एक तो होता है वक्ता बोलने वाला और एक है श्रोता सुनने वाला, तथा जिसके विषय में कहा जाए वो अन्य तीन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए के लिए प्रयुक्त हो, के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तीन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता कहने वाला होता है, जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, तो यहाँ पर है उत्तम पुरुष होगा मैं, हम, मैं, मुझे, हमें, हमारा। मध्य पुरुष में तो तुम, तुझे। मध्यम पुरुष में है श्रोता होता है, यानी वक्ता किसी सुनने वाले को कह रहा है कि तुम ये काम करो या तुम्हें ये करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, यानी मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में यानी वक्ता है वो श्रोता को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जैसे वह जयपुर गया, तो या वह कोई अन्य पुरुष है, कोई अन्य व्यक्ति की चर्चा चल रही है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अगर ये सर्वनाम शब्द आए और उसका हमें परिचय देना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे आ गया मैं जयपुर जाऊंगा, तो यहां में पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा? उत्तम पुरुष। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर देखो दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। नाम से पता चला निश्चय, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में लिखो जिस सर्वनाम से, जिसे सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से या जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जैसे एक दिया, यह, वह, ये, वे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये कह दिया ना, यह मेरा कमरा है, यह मेरा घर है, यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, ये तो आते हैं निकटवर्ती के लिए, और वह, वे, ये आता है दूर के लिए। अगर कोई दूर कोई वस्तु है उसके लिए तो हम क्या कहेंगे? वह या वे। अगर कोई निकट है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? यह या ये। अब हमने कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में विशेषण पढ़े और पद परिचय में कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में विशेषण शब्द का पद परिचय पढ़ेंगे। तो विशेषण में भी आता है यह, वह, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है? एक होता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण में देखो, संकेतवाचक
विशेषण। संकेतवाचक विशेषण और निश्चयवाचक विशेषण में ये शब्द मिलते हैं आपस में, लेकिन अंतर इतना ही है कि संकेतवाचक विशेषण में जिस शब्द की तरफ संकेत या इशारा किया है वह शब्द इसके तुरंत बाद होगा। जैसे ये कह दिया ना, यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण है, ये सर्वनाम, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम यह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम से क्या बना है? विशेषण है। तो ये सर्वनामी, लेकिन सर्वनाम भी जब है किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। यहाँ पर ये निश्चयवाचक है, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहा है कि यह मेरा कमरा है। तो यहाँ कमरा या किसी निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, और यहाँ पर यह वो पुस्तक की ओर क्या करा? संकेत, इशारा कि यह पुस्तक, यानी पुस्तक, वह पेड़। तो जहां पर है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वहां पर तो क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा ये। और जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो वहां पर ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बस निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर है, विलोम है। ये निश्चित वस्तु का बोध कराता है और इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। इस परिभाषा में बस नहीं जोड़ दो कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इसमें तो होता है और इसमें क्या लिख दो? नहीं होता है। बस इतना ही, नहीं होता है यानी अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में तो हमने क्या लिखा कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी परिभाषा में यहाँ पर नहीं लगा करके लिखोगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यहाँ पर क्या जोड़ दो? नहीं होता है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी जहां पर अनिश्चय की स्थिति बने, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे घर में कोई आया है, घर में कोई आया है। अब निश्चित रूप से नहीं कह सकते ना कि घर में कौन आया, तो यहाँ कोई, ये शब्द क्या हो गया? अनिश्चय की स्थिति है। घर में कोई आया है तो यहाँ पर कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अलमारी में कुछ रखा हुआ है या पानी में कुछ गिर गया, तो ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक होता कोई, ये तो प्राणीवाचक के लिए आता है। किसी प्राणी का जब बोध हो वहां पर तो कोई, और किसी वस्तु का बोध हो तो आएगा कुछ, यानी वस्तु के लिए क्या आएगा? कुछ। जैसे अलमारी में कुछ रखा हुआ है या कुछ रुपए दे दो, तो यहाँ पर है क्या होगा? कुछ है अनिश्चयवाचक। और कोई जब किसी प्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाए तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा में नहीं लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से पता चला है प्रश्न, वे सर्वनाम शब्द है जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो। यानी वाक्य में जब है प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या वाक्य में जब प्रश्न पूछा जाए, जैसे हम पूछते हैं प्रश्न, क्या, कौन, कब, किसे या किसको, इस प्रकार के जो ये प्रश्न है, क्यों, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे ये कह दिया कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या पूछ लिया? प्रश्न। तो यह क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन, कब, क्या, क्यों, किसे, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पद परिचय देते समय अगर इस प्रकार का वाक्य आ गया कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या का परिचय देंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो, या वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर देखो अगला, देखो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध दर्शाते हो, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम पद का वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम पदों के साथ संबंध दर्शाया जाता है, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम पदों का, वाक्य में एक जगह संज्ञा या सर्वनाम पद आगे और दूसरी जगह और आगे, तो दूसरे संज्ञा व सर्वनाम में जब संबंध दर्शाया जाता है, दोनों में क्या दर्शाया जाता है? संबंध, तो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द का, संज्ञा व सर्वनाम शब्द का वाक्य में दूसरे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध दर्शाया जाता है, वहां पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। यानी इस प्रकार के जो शब्द आएंगे ना, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसका, उसका, जिसे, तो ये सब क्या है? ये सब है संबंधवाचक सर्वनाम है। ये सब है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इस प्रकार का उदाहरण आ गया कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा तो भरेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जितना परिश्रम करेगा उतना ही फल मिलेगा, या जिसका, जिसकी, ये भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में एक जगह संज्ञा या सर्वनाम आया, उसका संबंध दूसरे जगह जो संज्ञा या सर्वनाम है उसके साथ दर्शाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। यानी एक पद है उसका संबंध दूसरे पद के साथ दर्शाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, नाम से पता है निज, निज का मतलब खुद, अपना।
निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द है जिसमें वक्ता खुद के बारे में कह रहा हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग कर्ता या वक्ता, एक कर्ता बोल सकते हैं या वक्ता बोलने वाला, खुद के लिए प्रयोग करता है। वे सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग कर्ता या वक्ता स्वयं या खुद के लिए करता है, वे क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ये शब्द आएंगे खुद, स्वयं, आप या अपने, तो ये क्या हो गए? स्वयं, खुद, आप। जैसे ये आ गया राधा स्वयं के लिए पुस्तक लाई, तो ये स्वयं के निजवाचक सर्वनाम हो गए। राधा स्वयं के लिए पुस्तक लाई, ये स्वयं, खुद, आप, अपना, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, तो इस प्रकार की जो स्वयं, खुद, आप, अपना, तो निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे सर्वनाम। सर्वनाम की कितने भेद थे? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जो आपको एक उत्तर में भी बताए, इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो पुरुष निश्चय व अनिश्चय में संबंध स्थापित नहीं कर पाता, वह निज से प्रश्न करता है। तो ये सारे 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। लिंग, वचन, कारक का हमें ज्ञान संज्ञा पद का परिचय देते समय कर लिया है। तो अब हम इसके कल प्रश्न हल करेंगे। सर्वनाम पद का परिचय किस प्रकार होगा। तो आज तो इतना ही होगा, आगे का है वो कल करेंगे।